नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आजकल जम्मू कश्मीर बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और हम लोग चर्चा करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की सुर्खियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ और वो लोग जिनके पिता और भाई आतंकवादी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी शुरू करी। ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जिस प्रकार से अभी जो लोग वहाँ वर्कर्स हैं उन वर्कर्स के खिलाफ टर्मिनेशन शुरू किया है, उससे जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी मची हुई है। ख़ास तौर से इसमें बात करने वालों में महबूबा मुफ्ती चिल्ला चिल्ला कर ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन इस समय वहाँ रहने वाले मुसलमानों को परेशान कर रहा है और वहाँ इनोसेंट्स को परेशान कर रहा है। मैं ये पूरी चर्चा करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय जम्मू कश्मीर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि उसके दो तीन पहलू हैं। पहला ये कि प्रधानमंत्री जी वहाँ के लोकल लीडर से सीधा संवाद कर रहे हैं। एक तो डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज वहाँ पर चल रही है जिसमें बहुत ज़्यादा ऊधम मचा हुआ है। जम्मू एयरपोर्ट पर ड्रोन का अटैक, गवर्नमेंट वर्कर्स को टेररिस्ट लिंक की वजह से उनको सीज़ करना, उनको जॉब से हटाना, उनको टर्मिनेट करना, फोर्स कन्वर्जन, सिख लड़की का फोर्स कन्वर्जन और 14 घंटे के अंदर पुलिस का उसको रिकवर करना और रिकवर करके सिखों को सौंप देना और उसको दिल्ली लेकर आना। जम्मू और कश्मीर में अभी बादल फटने की भी घटना आई और वहाँ पर जो फ्लैश फ्लड आ गया है उसकी भी घटना आई। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर में तमाम तरह के प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जैसे कि अभी डीडीसीज़ को, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होती है, उसके चुनाव के बाद लगभग 12.5 से 13,000 करोड़ रुपया देना और उसके अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए का जम्मू कश्मीर में पहली बार देश के दूसरे स्थानों से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है। ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है और इसके अतिरिक्त कन्वर्जन के मामले में कभी जम्मू कश्मीर में मुकदमा भी नहीं लिखा जाता था। यहाँ तक कि 1989 और 90 में हिंदुओं का खुलेआम कत्लेआम हुआ और हिंदुओं की महिलाओं बहनों को वहाँ रख लिया गया, उनके साथ जबरिया विवाह किए गए, जबरदस्ती की गई। उन सभी पर मुकदमा, एक्शन तो बहुत दूर की बात है, उस पर मुकदमे भी नहीं किए गए। कश्मीरी हिंदुओं का जिस प्रकार से नरसंहार 89-90 में हुआ, उस नरसंहार के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर एक सिंगल एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। बाकी का एक्शन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जम्मू कश्मीर में अगर आज की तारीख में यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो एक्शन हो रहा है वो काबिल तारीफ़ है, इसमें कोई शक नहीं। ख़ास तौर से जो अपना आज लीगल विषय इसमें है वो ये है कि सैयद सलाउद्दीन के बेटे को टर्मिनेट किया गया है। सैयद सलाउद्दीन के बारे में हम सबको मालूम ही होगा कि वो किस प्रकार से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के साथ जुड़ा हुआ है और सैयद सलाउद्दीन कैसे एक पूरा का पूरा नेटवर्क हिजबुल मुजाहिदीन नाम का चलाता है पाकिस्तान से बैठकर और वो कश्मीर में आतंक फैलाता रहता है। आप सोच सकते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना सैयद सलाउद्दीन और उसके बेटे जम्मू कश्मीर में काम करते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार से सैलरी उठाते हैं और वो जम्मू कश्मीर के विषय में भारत की सूचनाएं इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं। जम्मू कश्मीर के विषय में क्या चल रहा है इसकी सूचनाएं पाकिस्तान को देते हैं और हिंदुस्तान के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बने हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत सरकार किस प्रकार से इस समय इन लोगों के पीछे पड़ना चाहिए था और वो कर रही है। इस बात को लेकर महबूबा मुफ्ती ने जो सवाल मनोज सिन्हा जी के ऊपर रखे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर पर, माननीय गवर्नर जी से उन्होंने कहा है कि पिता के पाप का दोष बेटे को नहीं आना चाहिए। पिता का सक्सेशन बेटा करता है, पिता की संपत्ति पर बेटा बैठता है, पिता का अंतिम संस्कार भी बेटा करता है और पिता की मदद भी बेटा कर रहा होता है। पिता के लिए जासूसी बेटा कर रहा है, पिता के लिए वो भारत के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है अपने पिता के मार्गदर्शन में। और महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि पिता के दोषों का या पिता के पाप का दोष बच्चे पर नहीं आना चाहिए और बच्चे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
दूसरा सवाल जो महबूबा मुफ्ती ने खड़ा किया है, उसने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर हज़ारों कर्मचारी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उन कर्मचारियों को सीधा टर्मिनेट किया जा रहा है, जबकि उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन बैठना चाहिए, एक इंक्वायरी होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद ही इन लोगों के खिलाफ जब इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए तभी इनके खिलाफ टर्मिनेशन होना चाहिए, नहीं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। ऐसा उन्होंने महबूब मुफ्ती ने चिल्ला चिल्ला कर कहा। और भारत के कम्युनिस्ट जो अर्बन नक्सल जिसको हम लगातार कहते हैं, भारत के अर्बन नक्सल्स भी इस बात पर कानूनी बहस पर उतर आए हैं या कानूनी बहस कर रहे हैं कि भारत सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार आर्टिकल 311 का उल्लंघन कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 में ये व्यवस्था दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर सिविल सर्वेंट है, सरकारी नौकरी पर है, तो उसको अपने पद से डिमोशन नहीं किया जा सकता, उसको टर्मिनेशन नहीं किया जा उसका डिमोशन नहीं किया जा सकता और या टर्मिनेशन नहीं किया जा सकता। और जिस अधिकारी जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी से छोटा अधिकारी उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकता। उन पर एक्शन ऐसे किसी भी व्यक्ति पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए अपॉइंटिंग अथॉरिटी या उससे बड़ा अधिकारी चाहिए। आर्टिकल 311 क्लॉज 1 कहता है। आर्टिकल 311 क्लॉज 2 जो कहता है वो कहता है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति का डिसमिसल, रिमूवल या रैंक में रिडक्शन नहीं किया जा सकता जिसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं बिठाई गई है और इंक्वायरी में उसको अपॉर्चुनिटी न दी गई हो। तो जब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो वो अपनी बात को कह नहीं पा रहा है, और अगर कह नहीं पा रहा है तो उसकी इंक्वायरी, उसके जो अधिकारी है वो बायस हो सकता है। ये बात महबूबा मुफ्ती और भारत के अर्बन नक्सल लगातार कई दिनों से उठा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर कटघरे में खड़ी हुई है। इन बातों को लेकर ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये चीज़ें चैलेंज हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत सरकार ज़बरदस्ती जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को टर्मिनेट करने का प्रयास कर रही है। जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरियत है उसकी सुरक्षा करने वालों को टर्मिनेट कर रही है। ये सारे प्रश्न इस समय खड़े हो रहे हैं। लेकिन मनोज सिन्हा जी का जो इंटरव्यू आया, उस इंटरव्यू में नेशनल चैनल टेलीविज़न पर मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उस इंटरव्यू में मनोज सिन्हा जी ने कहा कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो कि भारत के संविधान के अनुरूप ना हो। उन्होंने कहा कि जब तक 2019 में, मतलब 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का संविधान जब तक चला, तब तक उसके आर्टिकल 126 में ऐसी व्यवस्था दी गई थी जिसमें कि गवर्नर के सेटिस्फैक्शन पर गवर्नर किसी भी व्यक्ति को जो वहाँ पर एम्प्लॉय हो उसको अपने जॉब से सीधा टर्मिनेट कर सकता था। मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर के संविधान की। जम्मू कश्मीर का संविधान जब तक 2019 में चलता था तो उसके आर्टिकल 126 में, लेकिन अभी तो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर का संविधान बचा नहीं है। तो भारत के जो संविधान के जो बचे हुए आर्टिकल थे, जो जिनके बिहाफ पर जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था, वो भी अब पूर्ण रूप से जम्मू कश्मीर में लागू हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर का संविधान बना हुआ था तो फिर भारत का संविधान वहाँ लागू नहीं था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू था। इसके लिए आपको 25 नवंबर सन 1947 का राजा का प्रोक्लेमेशन पढ़ना चाहिए, जिसमें उसने कहा कि नाउ द जम्मू कश्मीर इन जम्मू कश्मीर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विल वर्क एंड that it will come in the force, and in case of any inconsistency between the state laws and the union laws, the union law will supersede over the state laws। ये बात उसने कहा है और कहा था कि मैं मेरे वंशजों के द्वारा ये संविधान यहाँ पर लागू किया जा रहा है जितना संविधान लागू करने के लिए खुद में कहता है। तो संविधान पूरा वहाँ पर लागू हो गया था, लेकिन संविधान को लागू करने के अलावा जो स्टेट लिस्ट राज्य की थी, वो स्टेट लिस्ट उस समय इन्फोर्समेंट में नहीं लाई जा सकी थी। यही कारण था कि स्टेट की जो इन्फोर्समेंट जो स्टेट लिस्ट है उसकी जगह पर वहाँ एक संविधान बन गया था, और उसको भी चूँकि स्टेट लिस्ट थी इसलिए उसको भी जम्मू कश्मीर का संविधान ही कहेंगे। और जम्मू कश्मीर के संविधान का मतलब कुछ और नहीं, केवल इनलार्ज स्टेट लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था।
इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वो प्रावधान जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थे लेकिन जम्मू कश्मीर में इन्फोर्समेंट में नहीं थे, उनके बिहाफ पर कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। इसीलिए आर्टिकल 311 का जो प्रावधान है वो जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट फोर्सेस के मामले में या स्टेट सिविल सर्वेंट के मामले में, सेंट्रल सिविल सर्वेंट के मामले में तो 311 ही लागू होता था, लेकिन स्टेट सिविल सर्वेंट के मामले में आर्टिकल 126 में ये व्यवस्था दे रखी थी और केंद्रीय विधि में आर्टिकल 311। तो आर्टिकल 311 की चर्चा करते हुए मनोज सिन्हा जी ने कहा कि भैया आप आर्टिकल 311 पढ़कर देख लो। आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 में के सब क्लॉज ए, बी और सी दे रखे हैं जो एक्सेप्शन है। जो मैंने कहा कि आर्टिकल 311 क्लॉज 2 ये कह रहा है कि आप किसी का डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उसकी इंक्वायरी न बिठा दी जाए, और इंक्वायरी तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक कि व्यक्ति जिसके खिलाफ इंक्वायरी हो उसको अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। तो इस मामले में आर्टिकल 311 क्लॉज 2 का सब क्लॉज ए वो ये कहता है कि इन केस अगर कन्विक्शन हो गया उसका, वो जेल चला गया है, चार्ज प्रूफ हो गए कोर्ट में, तो काहे के लिए इंक्वायरी करनी भाई। दूसरी बात उसने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति जिसका टर्मिनेशन, रिमूवल या रिडक्शन किया गया हो उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करना या इंक्वायरी करना प्रैक्टिकेबल ही ना हो। प्रैक्टिकेबल मतलब कि अगर वो उस पर इंक्वायरी करी जाएगी तो फिर वो दूसरे देशों में इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान सरकार से बात करनी पड़ेगी और सरकारों से बात करनी पड़ेगी, पूरे विश्व में बात करनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि उस पर इंक्वायरी की जा सके। तो जितना मटेरियल अपने पास है उसके आधार पर उनका टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी में इसमें कहा गया है कि इन केस ऑफ सेंट्रल का मामला है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और राज्य का मामला है तो गवर्नर। प्रेसिडेंट और गवर्नर को अगर व्यक्तिगत सेटिस्फैक्शन हो जाता है और ये वो पाता है कि दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की सुरक्षा का मामला आता है और राज्य की सुरक्षा के मामले में ये टर्मिनेशन करना आवश्यक है, तो फिर इस मामले में इंक्वायरी करने की कोई आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल साफ क्लियर प्रावधान है। अब इन प्रावधानों के आधार पर ही आर्टिकल 311 क्लॉज 3 भी दे रखा है और उसमें उसने इन बातों को क्लियर कर रखा है कि अगर प्रैक्टिकेबल ना हो इंक्वायरी करना तो फिर इंक्वायरी नहीं की जानी चाहिए। और दूसरा उसने साफ 311 क्लॉज 3 में कहा कि अगर इसके बाद प्रेसिडेंट, इंक्वायरी के बाद प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर है या जो गवर्नर का ऑर्डर है वो फाइनल होगा, और शब्द इस्तेमाल किया कि शैल बी फाइनल। शैल बी फाइनल का मतलब है ये चैलेंजेबल भी नहीं है। अब चैलेंजेबल कहाँ हो सकता है? केवल इंक्वायरी का पक्ष चैलेंजेबल हो सकता है कि भाई इंक्वायरी में अनियमितताएं बरती गई, बाकी जो हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। लेकिन 311 क्लॉज 2 का सब क्लॉज सी में ये कहा गया नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो या सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी थ्रेट हो तो फिर गवर्नर सीधा टर्मिनेट कर सकता है। अब इस मामले में जहां ऑनरेबल गवर्नर ने एक आदेश दिया था, मैंने उसकी अपडेट भी आपको दी थी कि ऑनरेबल गवर्नर ने एक आदेश दिया था जिसमें ये कहा था कि राज्य के जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वो सभी कर्मचारी की सैलरी तभी दी जाएगी जब वो पार्टिकुलरली एक एफिडेविट राज्य में जो अधिकारी उन्होंने कंसर्न ऑफिसर बैठाया था उसको दे देंगे और उसमें ये डिस्क्लोज करेंगे कि उनके सोशल मीडिया के अकाउंट कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन सा फेसबुक चलाते हैं, वो यूट्यूब कैसे चलाते हैं, वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी चला रहे हैं उसकी पूरी डिटेल उसमें दी जाएगी और उस डिटेल के आधार पर कंसर्न अधिकारी एक इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी में अगर वो ये पाता है कि इनके पुराने फेसबुक या यूट्यूब या जो भी वो माध्यम इस्तेमाल करता है उसमें जो ये लिखते आए हैं वो राज्य की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट नहीं है, यानी कि ये आतंकवादियों की मदद नहीं कर रहे थे, ये पाकिस्तानियों की मदद नहीं कर रहे थे, ये सेपरेटिस्टों या मिलिटेंटों या टेररिस्टों की मदद नहीं कर रहे थे, तो ही इनकी सैलरी डिसबर्स की जाएगी। और अगर ये पाया जाता है कि ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटी में किसी भी तरह से सहायक थे या इन्वॉल्व थे तो उनकी सैलरियाँ रोक दी जाएंगी।
सरकार ने अपना वचन निभाया और उसने जब लोगों ने एफिडेविट लगाए तो उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन जब किया गया उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स का तो मालूम पड़ा सैयद सलाउद्दीन के बेटे जो कि यहाँ की इंफॉर्मेशंस वहाँ सप्लाई कर रहे थे और पूरी सूचनाएं इधर से उधर ट्रांसफ़र कर रहे थे, उनको वो जो हैं वो पकड़े गए। तो उनका टर्मिनेशन होना ही था, उनके साथ हज़ारों और कर्मचारियों का भी टर्मिनेशन होना था। तो ये जितने भी टर्मिनेशन हुए इस पर मनोज सिन्हा जी ने बिल्कुल साफ क्लैरिफिकेशन दिया है और उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि टेररिस्टों के मामले में जम्मू कश्मीर की क्लीनिंग की जा रही है और जम्मू कश्मीर एक क्लीन स्टेट की तरह हमको लेना है। जम्मू कश्मीर को साफ करना है, उसमें से टेररिस्ट एक्टिविटी करने वालों की बात नहीं, टेररिस्टों का साथ देने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको 100% निपटाया जाएगा। अगर उनको हम ना निपटा पाए तो क्या फ़ायदा है कि भारत सरकार सैलरी भी दे रही है और वो मदद भी पाकिस्तान की करते हैं, वो मदद भी किसी न किसी तरह टेररिस्टों की करते हैं। तो मुझे लगता है कि जो पिछले 70 वर्ष में जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ वो इस समय जम्मू कश्मीर का प्रशासन लगातार कर रहा है और उसको सूचनाओं के आधार पर, इन्वेस्टिगेशन के आधार पर, जैसे इन्होंने कहा कि इंक्वायरी की जानी चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए। अब उसका सोशल मीडिया अकाउंट ऑलरेडी कह रहा है कि वो सेपरेटिस्टों का साथ दे रहा था, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसके पोस्ट पकड़े गए हैं, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से उसके कमेंट पकड़े गए हैं। जब ये सब कुछ सामने आ गया है तो मुझे बताइए इंक्वायरी की आवश्यकता क्या है? और ये क्या खुद में इंक्वायरी नहीं है कि जो स्टेट इंटेलिजेंस इस पर उसने अपनी रिपोर्टें बनाई थी और रिपोर्ट बनाकर गवर्नर को दी थी और गवर्नर ने उस रिपोर्ट के आधार पर टर्मिनेशन किया था? मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती खुद मिसगाइडेड हैं और जम्मू कश्मीर राज्य में जो होना चाहिए था वो हो रहा है। मैं कहता हूँ केवल जम्मू कश्मीर राज्य में ही क्यों ऐसा हो रहा है, वो बंगाल में भी होना चाहिए, वो ऐसी गतिविधि केरला में भी होनी चाहिए और ये गतिविधि देश के हर एक कोने पर होनी चाहिए जहाँ जहाँ भी हो सकती है।